इस क्विज में टोटल मिलाकर 9 क्वेश्चन है, वैसे बोलने के लिए 9 है, एक एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करनी है, इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताना है, आंसर बताऊंगा, फिर मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखेगा। सबसे पहले बात की जा रही है थर्ड एडिशन, ये इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस जिसको महाबीज 2018 बोला गया, ये आप लोगों को बताना है कहां पर हुआ, यानी कि किस सिटी में हुआ, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के साथ मिलकर किसके द्वारा ये मिलकर यहां पर ये काम किया गया है, ये कोई हमारी कंट्री की इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये हमारी कंट्री नहीं है, कोई बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंट्री है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। नाम इसका रखा गया था महाबीज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एशियन पैरा गेम 2018 में कहां पर देखने को मिले, जो कि अक्टूबर में 6 से लेकर 13 अक्टूबर तक हुए, और इसी के साथ में जो फोर्थ एशियन गेम 2022 में होने वाले हैं, ये किसके द्वारा होस्ट किए जाने हैं। तो दोनों पता होना चाहिए, लास्ट वाला भी और नेक्स्ट वाला भी, क्योंकि दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अभी रिसेंटली फाइनेंस लोन एग्रीमेंट यहां पर किया गया 74 मिलियन का उत्तर प्रदेश वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि WDP के लिए, यहां पर किसके द्वारा, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये उत्तर प्रदेश में ये डेवलपमेंट वर्क के लिए पैसा दिया गया 74 मिलियन। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिया की फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसके द्वारा सर्विस ज्वाइन की गई थी 1951 में, रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई, इनका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट जनरल असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको आप लोग ISA भी बोलते हैं, ये किस डेट में हुई और किस सिटी में हुई। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि फर्स्ट जनरल असेंबली थी यहां पर ये इसकी। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं, इंडिया का कितना सारा कंट्रीब्यूशन है यहां पर यूनाइटेड नेशन का जो एम्बिशियस सोलर प्रोजेक्ट था, यानी कि यूएन के द्वारा जो सोलर प्रोजेक्ट है यहां पर, उसमें इंडिया के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर 5 साल का ये पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है, किसके साथ में, इंडिया के द्वारा यहां पर ये साथ में किया गया है। हमारी कंट्री में हाई सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जा रही है, तो किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है पार्टनरशिप फ्रेमवर्क हमारी कंट्री के साथ में। काफी इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो आज भी सबको इंक्लूड करके चले और आने वाली जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो, ये बेसिक फोकस है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर एक मूवी के बारे में जिसका नाम है विलेज रॉकस्टार। ये हमारे राज्य में जो 29 राज्य में से कौन से राज्य की भाषा की ये मूवी है, जो कि यहां पर ये देखने को मिली। इसको 91 जो यहां पर अकेडमी अवार्ड 2019 के लिए बेस्ट फॉरेन कैटेगरी में इसको सेलेक्ट किया गया। विलेज रॉकस्टार किसके द्वारा, ये आप लोगों को बताना है, डायरेक्ट की गई है, और हमारी कंट्री में जो 65वां नेशनल फिल्म अवार्ड था, उसमें भी यहां पर इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मूवी है, तो डायरेक्टर भी बताना है और किस राज्य की मूवी है, उस राज्य में अभी रिसेंटली बाढ़ की वजह से काफी प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है, तो उस राज्य का नाम भी आप लोग बता सकते हैं। आइए अब आंसर देखते हैं, उसके बाद में मैच करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर यहां पर बात कर रही है दुबई में यहां पर महाबीज, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के द्वारा मिलकर काम किया गया। नेक्स्ट यहां पर ये थर्ड एशियन पैरा गेम जो देखने को मिले, ये इंडोनेशिया में जकार्ता में देखने को मिले, और इसके साथ में जो 2022 में होने वाले हैं, ये होंजाऊ चाइना में होने वाला है, जो कि फोर्थ एशियन पैरा गेम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा पैसा दिया गया 74 मिलियन उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखते हैं, खासकर राज्य के अगर एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अन्ना राजम मल्होत्रा, इसके बारे में बात की जा रही है, फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर थी आफ्टर इंडिपेंडेंट, इसी के साथ में 1951 में इनके द्वारा सर्विस ज्वाइन की गई थी। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर फर्स्ट जनरल असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इनॉग्रेट की गई 2 अक्टूबर को, जो कि आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये न्यू दिल्ली में यहाँ पर देखने को मिली। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती आप लोगों को देखने को मिलती है, अब की बार 150वीं यहाँ पर ये सेलिब्रेट की जा रही है, जो बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया के द्वारा 1 मिलियन का कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया यूएन का जो एम्बिशियस सोलर पावर प्रोजेक्ट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, खासकर काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड बैंक हमारी कंट्री के साथ मिलकर काम कर रहा है, 5 साल का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेगा, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक। आसामीज मूवी है यहाँ पर विलेज रॉकस्टार, जो कि 91st अकेडमी अवार्ड 2019 में देखने को मिली, जिसको यहाँ पर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में डाला गया। इसी के साथ में विलेज रॉकस्टार यहाँ पर डायरेक्ट की गई है रीमा दास के द्वारा, और 65वां जो हमारी कंट्री में नेशनल फिल्म अवार्ड है, उसमें भी यहाँ पर इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो ये थे क्वेश्चन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन MOVCDNER, तो ये इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहला बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के नाम पर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है।
दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ये लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। तीसरी स्टेटमेंट में ओनली आसाम और मणिपुर यहां पर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आंसर कौन सा सही है? ए में बोला गया है 1 and 2, बी में बोला गया है 2 and 3, सी में बोला गया है ओनली 1, डी में बोला गया है 1 and 3। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद में आंसर देखेगा। तो जो इसका सही आंसर है बेसिकली वो है 1 and 2 यानी कि ए, क्योंकि ये जो लॉन्च किया गया है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरी स्टेटमेंट ये नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों के लिए है। नॉर्थ ईस्ट में यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, यानी कि सारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उनको सबको यहां पर इंक्लूड किया गया है। बेसिक एम क्या है इसका? डेवलपमेंट करने के लिए एक तरीके से सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन, एक वैल्यू चेन बनाई जाएगी जिसके थ्रू यहां पर कंज्यूमर और जो सपोर्टर हैं दोनों मिलकर यहां पर काम करेंगे कि बीज कहां से लेकर आना है। इसी के साथ में जो दूसरे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर कहीं से प्रोडक्ट निकाल लिया गया, खेत में से कोई प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, उसका प्रोसेसिंग कैसे करनी है, मार्केट में उसको कैसे ले जाकर बेचना है, तो सारी एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की बात आप लोग कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, तो आंसर ए हो गया। आगे बढ़ता हूं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट रिसेंटली अभी न्यूज में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। वैसे आप लोगों को हिंदू वाली पेपर में, हिंदू वाली वीडियो में डिटेल में कवर उसको करा चुका हूं, आर्टिकल आए थे उससे रिलेटेड, तो एक एक कर बात कर लेते हैं। बात की जा रही है ऑफिस जो यहां पर डेजिग्नेटेड होता है, जो पब्लिक ऑथोरिटी, ये ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट ऑफिस होते हैं जो प्रोवाइड कराता है इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन, इन्फॉर्मेशन अंडर एक्ट, यानी कि आरटीआई एक्ट जो है यहाँ पर, आरटीआई एक्ट है जो यहाँ पर 2005 का, उसके तहत हमारी कंट्री में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला ऑफिस है जो पब्लिक को डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, उसकी बात की जा रही है। क्या है उसका नाम? पहले बोला जा रहा है यहाँ पर अपीलेट ऑथोरिटी, अपीलीय प्राधिकार। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तीसरा बोला जा रहा है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तीसरा बोला जा रहा है असिस्टेंस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस। तो कौन सा है ऑफिसर? तो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है? ए, बी, सी या फिर डी? तो जो इसका सही आंसर है यहाँ पर, ये इसका सी, ये है यहाँ पर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। बाकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जाती है यहाँ पर असिस्टेंस पब्लिक जो यहाँ पर स्टेट का, जो यहाँ पर जो ये सेंटर की बात की जाए तो ये असिस्टेंस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास में जाती है और फिर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बैक यहाँ से ये करता है कि किस तरीके से क्या क्या कंडीशन है। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको पीआईओ भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। गाइडेड का मतलब होता है जिसके पीछे आप लोग उसको छोड़ेंगे उसको ही जाकर वो डिस्ट्रॉय करेगी, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहां पर नाग मिसाइल जो है यहां पर ये सेकंड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया है कि ये लॉन्च जो की जा रही है ये नाग मिसाइल कैरियर NAMICA से यहां पर लॉन्च की जा रही है, जो कि कैपेबल है 4 कॉम्पैक्ट मिसाइल एक साथ में ले जा सकता है। दूसरी बात की जा रही है कि जो मिनिमम 500 मीटर और मैक्सिमम 3 किलोमीटर तक यहां पर इसकी रेंज आप लोगों को देखने को मिलती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया ओनली 1, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आंसर सही है यहां पर इसका? तो आंसर जो सही है इसका ये है डी, यानी कि कोई भी आंसर यहां पर सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहली जो बात की जा रही है नाग के बारे में, नाग एंटी टैंक मिसाइल ये सेकंड जनरेशन नहीं, ये थर्ड जनरेशन एडवांस मिसाइल है। ठीक है, दूसरी बात जो की जा रही है यहां पर, ये एक साथ में 4 कॉम्पैक्ट मिसाइल ले जा सकती है, तो 4 नहीं, इसकी कैपेबिलिटी है जो ले जाने की 6 एक साथ में ये ले जा सकती है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर ये 500 से लेकर 3 किलोमीटर तक का यहां पर वार कर सकती है, तो 500 से 3 के नहीं है, 500 से यहां पर 4 किलोमीटर तक का वार कर सकती है। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट यहां पर ये डे एंड नाइट दोनों टाइम में काम कर सकती है। अगर कोई कंफ्यूजन में आप लोगों को डाले कि ओनली डे में काम करेगी, नहीं, डे एंड नाइट दोनों टाइम में काम कर सकती है। तो इसलिए ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने आ गई। आंसर यहां पर डी हो गया। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है पर्सन को जो क्वालिफाई करता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, तो उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहां पर प्रेसिडेंट बना सकते हैं। पहली स्टेटमेंट ये है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि अटॉर्नी जनरल जो है ये ऑफिस होल्ड करता है या तो 5 साल या फिर 65 साल, जोन सा भी पहले हो जाए ये इसका टाइम पीरियड होता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर यहां पर क्या है ये बताइए। सही आंसर जो है इसका ये है इसका ए, यानी कि फर्स्ट आंसर यहां पर सही है ओनली। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह है क्योंकि फर्स्ट आंसर में जो बात बोली गई है यहां पर
कि ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट यहां पर किसी पर्सन को एज ए अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करेगा, सही है। पर लेकिन जो टाइम पीरियड बोला गया है, ये टाइम पीरियड यहां पर 3 ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ना कि यहां पर जो बात की जा रही है कि 5 साल या फिर 65 ईयर ऐसा कुछ होना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं है, बस यहां पर यह है कि प्रेसिडेंट के रहमो करम पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलता है। टोटल जो आर्टिकल है यहां पर अटॉर्नी जनरल के साथ में जो डील करते हैं, आर्टिकल 76 और आर्टिकल 78 यहां पर ये डील करते हैं अटॉर्नी जनरल के साथ में, 76 और 78। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, फिलहाल अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल फिलहाल की डेट में अटॉर्नी जनरल है। आप लोग ये भी बता सकते हैं कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल? तो ये 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है, जिनको अपॉइंट किया गया था यहां पर ये 2017 में, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अलग अलग में क्वेश्चन आप लोगों के अटेम्प्ट करा चुका हूं, मिक्स क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है, पोलावरम प्रोजेक्ट और यहां पर यह है मेकादातु प्रोजेक्ट, तो दोनों के बारे में बात की जा रही है। पोलावरम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है गोदावरी रिवर के ऊपर, पहली स्टेटमेंट। दूसरी बात की जा रही है कि मेकादातु मल्टीपर्पज जो रिजर्वायर प्रोजेक्ट है यहां पर ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कर्नाटका के अंदर। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। तो पहली जो स्टेटमेंट में यहां पर ये सही आंसर है, ये आंसर तो यहां पर सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट में जो बोला गया है गोदावरी रिवर के ऊपर, तो ये सही है। यहां पर ये वेस्ट गोदावरी और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है प्रोजेक्ट, और इसी के साथ में ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य को भी फायदा पहुंचाएगा, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में जो बात की जा रही है, ये यहां पर बात की जा रही है कर्नाटक के अंदर, पर रिवर नहीं यहां पर बताया गया है। तो रिवर भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, कावेरी रिवर है यहां पर ये, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। मेकादातु जो प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, तो कर्नाटक का इसी के साथ में ये जो फायदा पहुंचाएगा, ये तमिलनाडु को भी इसका फायदा मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो कुछ बातें इसके बारे में याद रखते हैं। आंसर हो गया सी से ही। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC के बारे में। सबसे पहले बोला गया कि ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशन, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो OIC है यहां पर ये 11% ऑफ ऑल मुस्लिम वर्ल्ड जो भी है यहां पर ये हमारी कंट्री में पाए जाते हैं और इंडिया इसका मेंबर है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1, बी में बोला जा रहा है 2, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका बेसिकली 1। आप लोगों को यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने को मिलने वाली है, जो कि आप लोगों को आगे भी कहीं पर भी आप लोग उसको कोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बात की जा रही है, ये एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आज की डेट में जो टोटल मेंबर है ये 57 मेंबर हैं और यूएन में 193 है। तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 1969 में इसका गठन किया गया था। ऑल ओवर वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्रेटरीट सऊदी अरेबिया के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पर लेकिन अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में मुस्लिम पॉपुलेशन आप लोग देखेंगे सबसे ज्यादा है इंडोनेशिया में, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान में और तीसरे नंबर पर है इंडिया में। तो इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होते हुए भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये काफी बड़ी बात आप लोग अपने आप में ही बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुस्लिम पॉपुलेशन की यहां पर बात करते हैं हमारी कंट्री में, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। अगर पाकिस्तान के आप लोग साथ में कंपेयर करें इंडिया के साथ में, तो कोई ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को यहां पर नजर नहीं आएगा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आप लोग देखते हैं लगभग 12% मुस्लिम इंडोनेशिया में है, 11% पाकिस्तान में है और 10.9% इंडिया में है, यानी कि लगभग 11% ही। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आंसर सही है, इंडिया मेंबर नहीं है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं, दूसरा क्वेश्चन है सेम टॉपिक से, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सागर मैत्री मिशन 2 ये इनिशिएटिव है इंडियन नेवी का, जो कि ऑब्जेक्टिव है प्राइम मिनिस्टर का, जो कि बात करता है सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, जिसको सागर के नाम से पुकारा जाता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर मिशन का वो है डेटा कलेक्ट करने का एंटायर नॉर्थ इंडियन रीजन के साथ में, और फोकस देता है अंडमान निकोबार और एडजॉइनिंग जो भी रीजन है, कोलैबोरेट करने की बात करता है IOR कंट्री के साथ में भी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो क्या बात होगी यहाँ पर कि पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है और ये नेवी का है। दूसरा बोला गया कि ये डेटा कलेक्ट करने का एक तरीके का मिशन है। तो कौन सी करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है इसका बेसिकली बी।
ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि ये इंडियन नेवी का नहीं मिशन है, ये है DRDO का, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री की, वो यहां पर काम करती है इस पर्टिकुलर मिशन पर। ये यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो यहां पर ये सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये यहां पर इनका नारा है, इसके साथ में मिलकर यहां पर ये काम कर रहा है। बेसिकली जो इंडियन ओशियन रीजन में कंट्री पाई जाती है, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उसी के बेस पर देखा जाएगा क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। रीजन इसका ये है क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारी कंट्री के टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि बाउंड्री टच करते हैं, तो इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी हम लोग को ध्यान रखना है, तो वो सब बातें भी ध्यान में रख के चलनी है। ओके, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार कार्ड के बारे में। आप लोगों के पास भी आधार कार्ड होगा, आप लोगों ने भी कई बार यूज किया गया, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है। पहला बोला गया आधार कार्ड जो है ये एज ए सिटीजनशिप प्रूफ के रूप में या फिर डोमिसाइल के रूप में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया एक बार अगर इशू कर दिया आधार नंबर किसी के लिए तो आप लोग इसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, ये बोला गया है, या फिर आप लोग इसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इशूइंग ऑथोरिटी के द्वारा यहां पर इसको डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला जा रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। तो सही आंसर आप लोग को बताना है। जो सही आंसर है वो इसका डी, यानी कि कोई सा भी सही आंसर नहीं है। रीजन क्या है? पहली तो बात यहां पर ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो ये यहां पर पहली स्टेटमेंट है, सिटीजनशिप के प्रूफ के तरीके से इसको नहीं लिया जाता है हमारी कंट्री में। दूसरा यहां पर स्टेटमेंट, यहां पर इसको अगर एक बार इशू किया जा सकता है तो अभी रिसेंटली चेंज किया गया है कि आप लोग इसको डीएक्टिवेट करा सकते हैं और आप लोग इससे बाहर भी निकल सकते हैं, कोई ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसी के साथ में जैसे 2 साल के बच्चे को फिर 5 साल का एज होती है तो आप लोग उसको अपडेट भी करा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में फिर 15 साल के बाद में अगर यहां पर बच्चा 15 साल से ऊपर हो जाता है, अपडेट नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग डीएक्टिवेट भी इसको कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। बाकी मोबाइल नंबर कनेक्ट रहता है, उसके थ्रू आप लोगों के पास में ओटीपी आ जाता है जिसको आप लोग 1 टाइम पासवर्ड बोलते हैं, तो वहां से आप लोग ये पूरा कार्यक्रम कर सकते हैं। तो आंसर हो गया डी। आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया कि किसके द्वारा यहां पर ये है मजानी, गैरीबाल्डी, ये शिवाजी और श्री कृष्णा। तो ये कई सारे इंसानों की इनके द्वारा बायोग्राफी लिखी गई है। ये अमेरिका में भी कुछ दिन रहे हैं और इसी के साथ में सेंट्रल असेंबली के लिए इलेक्ट भी किए गए हैं। यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाम बताना है ये पर्सनैलिटी कौन से हैं? अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू। तो सही आंसर यहां पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर ए, बी, सी या फिर डी। तो आंसर है सही यहां पर सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा यहां पर लिखी गई थी ये सारी इनकी ऑटोबायोग्राफी, सॉरी बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि अपने आप लिखना, बायोग्राफी इनके द्वारा यहां पर इनकी लिखी गई थी और ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप लोग इनके बारे में। आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है 2018 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईडेबल ऑयल की बात की जा रही है, यानी कि जिससे आप लोग खाना वगैरह पकाते हैं, जो ऑयल आप लोग खाते हैं। ठीक है, जैसे सरसों का तेल हो गया, इसमें और भी कई सारे तेल आप लोग काउंट कर सकते हैं, नारियल का तेल हो गया। तो बात की जा रही है तिल का तेल हो गया। बात की जा रही है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट ईडेबल ऑयल मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा किया जाता है, इतना हमारी कंट्री में डोमेस्टिकली भी प्रोडक्ट नहीं किया जाता है लास्ट 5 ईयर का अगर डेटा उठाकर आप लोग देखते हैं तो। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि गवर्नमेंट जो है आप ये इसके ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी इंपोज नहीं करती, यानी कि सीमा शुल्क इसके ऊपर इंपोज नहीं करती है। कोई भी यहां पर इंपोर्टेंट ये ऑयल है इसको एज ए स्पेशल केस लिया जाता है। ये है दूसरी स्टेटमेंट। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। ओनली 1 सही है, 2 सही है, बोथ 1 and 2 सही है, नाइदर 1 या नो 2 सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है ये आप लोगों को बताना है। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है, जो सही आंसर है यहां पर इसका अगर बात की जाए तो ये हो गया आप लोगों के सामने। कौन सा आंसर सही है? तो सही आंसर है इसका ए। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये तो बात की जा रही है कि जो लास्ट 5 ईयर में हम लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा है, ये सही बात है। पर लेकिन जब बात करते हैं कस्टम ड्यूटी की, तो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है क्योंकि बाहर से कई बार इतना सस्ता तेल आने लगता है कि हमारी कंट्री के जो फार्मर है उनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उनको काफी नुकसान यहां पर झेलना पड़ जाता है। तो 12 से लेकर 30% तक की यहां पर ड्यूटी लगाई जाती है कई बार इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखते हैं। ये चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है वैसे, पर इसके बारे में हल्का सा मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जिसका आंसर आप लोगों को देना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था उसका आंसर मैं दूंगा। बात की जा रही है विद रेफरेंस टू इंडियन डिसीजन, जो यहां पर जो इक्वलाइजेशन जो टैक्स है 6% ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस जो ऑफर की जाती है नॉन रेजिडेंट एंटिटी के द्वारा, यानी कि कोई एनआरआई कंपनी है हमारी कंट्री में और वो हमारी कंट्री में ये जो एडवर्टीजमेंट सर्विस ऑफर कर रही है, तो उसके ऊपर 6% का यहां पर इक्वलाइजेशन टैक्स लगाया गया है। तो इसकी बात की जा रही है कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड करेक्ट है। पहला बोला गया कि यहां पर ये पार्ट है इनकम टैक्स का, जो यहां पर इक्वलाइजेशन जो टैक्स लगाया जा रहा है। दूसरा यहां पर ये बोला गया कि वो जो एंटिटी है अगर वो चाहे
तो इसको डबल टैक्स अवॉइडेंस के अंदर में लाकर इसकी छूट ले सकती है हमारी कंट्री में कि मैं तो अपनी कंट्री में पे करूंगी, ऐसा वो बोल सकती है। डबल टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, यानी कि एक ही जगह आप लोगों को टैक्स पे करना है। ऐसा नहीं है कि सेम प्रोडक्ट मान लीजिए आप लोग इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं और वो हम लोग यूज किया जा रहा है उसका नेपाल में, और नेपाल में भी टैक्स पे कर रहे हैं, तो एक ही जगह आप लोगों को टैक्स पे करना है, तो डबल टैक्स अवॉइडेंस इसको बोलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर बताना है। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, तो मैच कर सकते हैं आप लोगों का सही था या फिर गलत था। इसका आंसर है बी, क्योंकि जो बोला गया है एनजीटी जो स्टैब्लिश किया गया एक्ट के द्वारा और सीबीसी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं, ये भी यहाँ पर हमारी कंट्री में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो किया गया यहाँ पर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के बेस पर इंप्लीमेंट किया गया है, यानी कि ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। बाकी इसके बारे में बताया दिया था। ये एनजीटी जो होता है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है इसको, जो कि यहाँ पर बर्डन कम करता है जो हायर जुडिशरी है उसके ऊपर, और ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये कैसे हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाता है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर बी हो गया। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। अगर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है, पर लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिसलाइक क्यों किया है। इसी के साथ में मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, काफी सारी चीजें यहाँ पर भी शेयर की जाती है जो कि आप लोग काफी फायदा पहुंचा सकती है, और चीजों को आप भी शेयर कर दिया कीजिए ताकि और ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके। अगर आपको फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी जरूर फायदा होगा। ओके, तो सेल्फिश नहीं बनना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।